हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं वही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 25/7/2020 को मध्य रेलवे मुंबई के एलडीसी एग्जाम गुड्स गार्ड के लिए हुआ था, उनमें पूछा गया। हाँ, ध्यान रखें दोस्तों कि मध्य रेलवे मुंबई एलडीसी गुड्स गार्ड परीक्षा में कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 101 से 110 तक प्रश्न जो हैं राजभाषा के समाहित थे और लगभग 5 से 7 क्वेश्चन गणित के थे जो बहुत ही हौले थे। उसके साथ साथ कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न और शेष रेल से संबंधित थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वो राजभाषा के क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक बताने जा रहे हैं और अगली वीडियो में रेल से संबंधित तथा आगे जो है सामान्य ज्ञान और गणित से संबंधित वीडियो तुरंत ही आज ही से कल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप हर क्वेश्चन को स्तर से समझ सके कि किस स्तर के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और उसमें क्या है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों कि मैंने वादा किया था कि मेरे पीडीओ और या दो वीडियो से 99% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो बताएंगे ऐसा ही हुआ दोस्तों। 99% नहीं, क्या हुआ, 100% प्रश्न पूछा गया दोस्तों। और जहाँ तक बात रहा राजभाषा के, राजभाषा तो 100% पूछा ही गया, अन्य प्रश्न में भी हमारे चैनल से ही प्रश्न पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और देखते हैं मध्य रेलवे मुंबई एलडीसी गुड्स गार्ड 25/7/2020 को ये परीक्षा हुई थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग राजभाषा के तीनों क्षेत्रों को एक छोटी सी नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो ये हरा वाला भाग है, ये हरे हरे से जो भाग है और ये हरे हरे से, ये दोस्तों गाँव वाला क्षेत्र है। इन गाँव वाला क्षेत्र में देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पाते होंगे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आगे देखते हैं उड़ीसा, इस तरह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ये हरा वाला क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, और जम्मू कश्मीर। इसके आगे दोस्तों देखते हैं कि जो ये संतरे कलर की भाग से दर्शाई गई है पीली वाली, ये का क्षेत्र का भाग है। इसको देखें दोस्तों कौन सा है, जैसे आप देख पाते होंगे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सम्मिलित है। और इसके आगे दोस्तों देखते हैं कि यदि हम सफ़ेद वाले भागों को देखते हैं, देखिए सफ़ेद वाले का क्षेत्र का भाग है। सफ़ेद वाले जो हुआ ये का क्षेत्र वाला भाग है। तो इनको यदि देखते हैं तो पाते हैं कि ये पंजाब के आगे गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, ठीक, ये गा क्षेत्र में सम्मिलित है। और सबसे बात ये रही कि ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु वाली, ठीक, और पुदुचेरी वाली, तो ये तमिलनाडु को किसी क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया था का खादा, ठीक। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में आता है। का नंबर ऑप्शन है बिहार, घा नंबर पंजाब, गा नंबर महाराष्ट्र, घा नंबर दादर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हुआ बिहार। बिहार जो है का क्षेत्र में आता है और महाराष्ट्र, पंजाब, दादर ये कोई का क्षेत्र में नहीं आता है। ध्यान रखें दोस्तों, का क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक। तो देखिए का क्षेत्र में आने वाला राज्य है दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और सरहद में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये का क्षेत्र में है।
ठीक, तो इन विकल्पों में केवल बिहार ही मिला जो कि का क्षेत्र में शामिल था। महाराष्ट्र, पंजाब, दादर इसमें नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों बिहार। इन प्रश्नों पे गौर करें दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 101 में थी। आप लोग को PDF फ्री में प्रोवाइड किया गया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर, और इसका भी वीडियो मिल जाएगी वहाँ, जो PDF है, और प्रश्न का भी वीडियो आप मिला सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 102। एक 102 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य खा क्षेत्र में नहीं आता है। का नंबर ऑप्शन है झारखंड, खा नंबर हरियाणा, गा नंबर महाराष्ट्र, घा नंबर का और खा दोनों। तो दोस्तों ध्यान दें कि झारखंड जो है, झारखंड खा क्षेत्र में नहीं आता है। झारखंड जो है ये का क्षेत्र में नहीं आता है। किस में आता है? ये तो का क्षेत्र में आता है। झारखंड कहाँ आता है? का क्षेत्र में। और हरियाणा महाराष्ट्र का बात रहा तो ये खा क्षेत्र। ठीक, तो देखिए दोस्तों खा क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। खा क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं जो कि खा क्षेत्र में आते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। ये जो हैं इतने क्षेत्र खा क्षेत्र में आते हैं। ठीक, खा क्षेत्र में कौन कौन आते हैं दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। जैसा कि आप इस नक्शे को बड़े करके स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्वेश्चन हो गए। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुई? देखिए क्वेश्चन, किस वर्ष लागू हुई? ऑप्शन है का नंबर 1965, खा नंबर 1964, गा नंबर 1963, घा नंबर 1962। दोस्तों ध्यान रहे, इसका सही आंसर होगा 1965। जब लागू होने के बाद हुआ तो 1965, और जब पारित होने का प्रश्न हो तो उत्तर होगा 1963। इसके पहले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था और वही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित किया गया। कब किया गया? 10 मई 1963 को। परंतु इसे 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1965 को। और ध्यान रखें कि राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं, जिसमें कि धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। हाँ, ध्यान रखें इसमें कैसे कैसे सम्मिलित की गई, इसके क्रम को थोड़ा ध्यान दें दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये तो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी दोस्तों? 24। अच्छा, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में तो एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को। 21वां संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी को जोड़ दिया गया। उसके बाद फिर जब 71वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, तो 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 में होता है, और उसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा जाता है, 3 भाषाओं को। तो पहले एक जुड़ा और फिर कितने जुड़ गया? कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, यानी फिर 3 भाषाओं को जोड़ी गई 1992 में। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखें, फिर जब 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, तो 3 और जोड़ी जाती हैं, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि पहले जो थी 14 भाषा थी, उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई, फिर जो है 3 भाषा जोड़ी गई, और फिर अंतिम में 1992 में जो 1992 में 3 ध्यान रखें दोस्तों कि पहले 14 थी मूल रूप से, फिर उसमें एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 1992 में जब संशोधन हुआ तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषा जोड़ी गई, और अंतिम में 92वां संशोधन 2003 में जब होता है तो उसमें डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक
और बोडो को जोड़ा गया। डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो को, यानी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ध्यान रखें। तो इस तरह से कुल पहले 14 में एक जुड़ गया तो 15, 14 पहले था मूल रूप से, उसमें एक सिंधी जुड़ा तो 15, फिर 3 जुड़ा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तो 18, और लास्ट में 4 डोगरी, मैथिली, संथाली या बोडो जुड़ा तो हो गया 22। कुल 22 भाषाएँ हुई। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे हमने डोगरी, मैथिली और संथाली लिखा है, बोडो मिस हुआ होगा, तो बोडो को भी आप ध्यान में रखें। अंतिम में जोड़े जाने वाली भाषाओं से प्रश्न आ सकता है और उसमें डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो शामिल है। ये मैंने पहले भी वीडियो के PDF में और वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखते हैं, चलिए अगली प्रश्न। तैयारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रारंभिक, इस पर ध्यान देना है कि पहला पाठ्यक्रम क्या है। तो आप जानते हैं, जैसे यहाँ ऑप्शन है कि प्रबोध, प्राज्ञ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं पहला जो पाठ्यक्रम था प्रबोध था। मैंने इसके पहले बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 प्रकार की प्रशिक्षण चलाई जा रही है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। तो सबसे पहले आई थी प्रबोध, उसके बाद प्रवीण, फिर प्राज्ञ, और अंतिम में जुड़ा है पारंगत। तो अंतिम में जोड़ा गया यदि प्रश्न हो तो पारंगत आंसर होगा। लेकिन यहाँ तो प्रश्न प्रारंभिक में है ना, तो इसका सही आंसर प्रबोध है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? प्रबोध। तो देखते हैं थोड़ा सा नोट में दोस्तों, देखिए केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रबोध है और अंतिम पाठ्यक्रम पारंगत है। और अगले 106 में केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? का नंबर है प्रधानमंत्री, खा नंबर राष्ट्रपति, गा नंबर चेयरमैन रेलवे बोर्ड और घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हुआ। क्या हुआ? प्रधानमंत्री। ठीक, क्योंकि केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के नहीं होते हैं, वो तो होते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107। हाँ, 107 देखने से पहले जरा सा नोट देख लेते हैं। नोट्स में केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राजभाषा की सर्वोच्च समिति है केंद्रीय हिंदी समिति, जो राजभाषा के विषय में नीति तय करती है। इस समिति का पुनर्गठन 13/11/2009 को किया गया है। ठीक, ध्यान रहे दोस्तों, केंद्रीय हिंदी समिति से आजकल हमने 3-4 मंडलों का प्रश्न देखा, सभी में प्रश्न पूछा गया है। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष से प्रश्न पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री। आपने NCR इलाहाबाद के भी प्रश्न में देखे थे। और सबसे सर्वोच्च समिति तो केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी भाषा से संबंधित समिति, जो कि राजभाषा के विषय में नीति तय करती है। इस समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो 13/11/2009। तो देखते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि राजभाषा संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? का नंबर ऑप्शन है 20, खा नंबर 30, गा नंबर 40, घा नंबर 50। दोस्तों इसका सही आंसर है 30 सदस्य होते हैं। और इन 30 सदस्यों में कैसे होते हैं? तो 20 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 10 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ठीक, यानी लोकसभा जो होती है दोस्तों, ध्यान रखें कि लोकसभा से जो होते हैं कितने होते हैं? 20, और राज्यसभा से कितने होते हैं? 10। कुल मिला के कितने हुए? 30। तो इस तरह से राजभाषा संसदीय समिति जो होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। और हाँ, इसके बाद जरा सा इसके नोट पे ध्यान दें कि राजभाषा संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 जो हैं लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इस समिति के अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। दोस्तों ध्यान रखना, राजभाषा संसदीय समिति के यदि पूछ दें तो गृह मंत्री, वही राजभाषा हिंदी समिति के प्रधानमंत्री, लेकिन संसदीय समिति के गृह मंत्री हैं दोस्तों। तो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 108। 108वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं?
यहाँ प्रश्न में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए कितने पाठ्यक्रम, तो आप जान गए हो कि प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत कुल मिला के 4 पाठ्यक्रम निर्धारित है। ठीक, मैंने पहले भी बता चुका है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा नोट में ध्यान देते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 पाठ्यक्रम कौन है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। हाँ, और इसके साथ साथ ध्यान रखें कि अगर प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूछता है तो प्रबोध आंसर होगा, और अंतिम का पाठ्यक्रम पूछता है तो पारंगत आंसर होगा। ठीक, और कुल पूछता है तो कुल 4 होंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। प्रश्न संख्या 109 में है कि राजभाषा नियम के अनुसार दमन दीव किस क्षेत्र में आता है। बात है दमन दीव की, किस क्षेत्र में। का नंबर ऑप्शन है का क्षेत्र, बी नंबर खा क्षेत्र, सी नंबर गा क्षेत्र, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन को यदि देखते हैं तो ये नंबर ऑप्शन में दे रहा है कि का क्षेत्र में है, बी नंबर खा क्षेत्र में, सी नंबर गा क्षेत्र में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है खा क्षेत्र। दमन दीव जो है खा क्षेत्र में है। मैंने आपको कई फार्मूला से इसे याद करने के लिए बताया था। ठीक, तो कुल मिला के ये खा क्षेत्र में आता है दमन दीव। ठीक, पंगु चंद मदान बताए थे याद करने के लिए ट्रिक। क्या बताए थे दोस्तों, पंगु चंद मदान, देखिए ट्रिक बताया था। पंगु चंद मदान, यानी पन से पंजाब हो गया दोस्तों, गु से गुजरात, चंद से चंडीगढ़, ठीक, द से दमन दीव, म से महाराष्ट्र, दा से दादर एवं नगर हवेली। ठीक, तो इस तरह से पंगु चंद मदान में हमारे जो भी खा क्षेत्र में आते हैं वो सभी चले आते हैं। तो ये दमन और दीव जो है, दमन दीव देखने पे पंगु चंद मदान के अंदर चंद द में आता है। ठीक, तो ये खा क्षेत्र में आता है। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 110। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार ही दमन दीव को खा क्षेत्र में रखा गया है। अच्छा ये देखिए दोस्तों, यदि राजभाषा नियम है तभी 1976 में बना है, अगर वही राजभाषा अधिनियम पूछता है तो वो 1963 की है। इसमें आप जरा भी सस्पेंस और मतलब डिस्टर्ब ना होइएगा। तो देखते हैं अगली प्रश्न। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में आता है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है का क्षेत्र में, बी नंबर खा क्षेत्र, सी नंबर गा क्षेत्र और डी नंबर घा क्षेत्र। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, ठीक, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में आता है। किसमें आता है दोस्तों, का क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हुआ का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश जो है ये हिंदी भाषी क्षेत्र है और हिंदी भाषी क्षेत्र का क्षेत्र में आता है। हिंदी अनुमानित ज्ञान के आधार पे हिंदी कितना ज्ञान है, राज्य और संघ शासित प्रदेश को का खा गा 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में, 3। और उसमें देखते हैं कि का क्षेत्र में आने वाले कौन हैं। तो देखिए का क्षेत्र में आने वाले बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, ये का क्षेत्र में आता है। इसमें जरा भी सस्पेंस ना करें दोस्तों। और अब देखते हैं खा क्षेत्र में आने वाले राज्य। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य, चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र, ये खा क्षेत्र में आता है। ठीक, और आगे देखिए जो का और खा के अंतर्गत नहीं है, ठीक, उपरोक्त विनिर्दिष्ट राज्य संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न राज्य जो उसमें नहीं है तो उसको गा क्षेत्र में मानते हैं। इसमें थोड़ा भी सस्पेंस ना रखें दोस्तों। और विशेष देखने के लिए आप लोग जो हैं इसमें दिया गया मानचित्र को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में आया हुआ शेष प्रश्नों को डाला जाएगा। तो कोई भी वीडियो देखने से मिस ना करें दोस्तों। आपके
लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप अनभिज्ञ हैं तो बहुत डिटेल स्टडी दी जाती हैं, और यदि आप जानकार हैं तो अपने सस्पेंसों को दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो देखना ना भूलें।